बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरके साइंस क्लासेस। 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो में लेकर आया हूं और जो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। उसमें हम देख रहे थे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। उसमें हमने अम्ल और क्षार की अभी तक किस किस से अभिक्रिया करवाई है। अभी तक हमने अभिक्रिया करवाई सबसे पहले तो धातु से, अम्ल की धातु से क्रिया, क्षार की धातु से क्रिया। क्या बना था? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, दोनों से ही। इसके बाद हमने क्रिया करवाई थी अम्ल और क्षार की, दोनों की किससे? एक धातु के कार्बोनेट से और एक धातु के बाइकार्बोनेट से। अम्ल क्या बनाता है? लवण प्लस CO2 प्लस जल, जबकि क्षार ना तो धातु के कार्बोनेट से क्रिया करता है और ना ही धातु के बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है। इसी चरण में हम आगे चल रहे हैं और आज मैं बात करने जा रहा हूं अम्ल और क्षार की अगली क्रिया के बारे में, जो है अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया। 4th हेडिंग होगी अम्ल व क्षार की आपस में क्रिया। क्या होगा जब अम्ल और क्षार दोनों को ही मिला दिया जाए? क्या होगा जब अम्ल और क्षार दोनों को ही मिला दिया जाए? ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं और क्या बनता है? लवण बनता है। क्या बनता है? लवण, और साथ में जल का निर्माण होता है। जैसे मैं बात करूं, अम्ल प्लस क्षार क्या बनाएंगे? लवण प्लस जल। अब मैं कोई सा भी एसिड लेके देखूं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर HCl और एक ले लिया मैंने क्षार जो कि NaOH हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है, और यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। क्या बनाएंगे दोनों? सबसे पहले मैंने निकाल दिया जल। जल का सूत्र क्या है? H2O, यानी कि H2O निकला कहाँ से होगा? H और O यहाँ से और एक H यहाँ से, यानी H2O। अब बचा क्या? NaCl, जो कि हमारा क्या है? लवण है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे नमक बनाने की विधि, वहां पर यही विधि काम में आएगी। जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाएगा तो किसका निर्माण होता है? नमक का। तो अब देखिए, अम्ल और क्षार को जब भी मिलाया जाएगा तो लवण बनेगा प्लस क्षार बनेगा। लेकिन अब ये जो लवण बनते हैं वो अलग अलग डिपेंड होते हैं। किस पर डिपेंड करेंगे? अम्ल कैसा है और क्षार कैसा है। यानी कि अम्ल प्रबल हो सकता है, अम्ल दुर्बल हो सकता है। इसी प्रकार से क्षार प्रबल हो सकता है, क्षार दुर्बल हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इनको अलग अलग रूप में वर्गीकृत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसकी परिभाषा देना चाहूंगा कि जब अम्ल एवं क्षार की क्रिया आपस में कराई जाती है, और डेफिनेशन देने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जब अम्ल एवं क्षार की क्रिया आपस में कराई जाती है तो लवण व जल, किसका? लवण व जल का निर्माण होता है। लवण व जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? उदासीनीकरण। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार को मिलाया जाए और दोनों मिलकर क्या बनाए? लवण का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अम्ल क्षार के साथ मिलकर उदासीन हो जाएगा, ना तो अब इसमें अम्ल के गुण होंगे ना ही इसमें क्षार के गुण होंगे। ये कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रल। तो अम्ल और क्षार को जैसे ही मिलाया जाएगा तो लवण बनता है, साथ में जल का निर्माण होता है और साथ में इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है। हालांकि अब देखिए प्रकार में कितने दे सकता हूं। जब मैं मान लो प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार को मिलाऊं, किन दो चीजों को मिलाऊं? एक तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाऊं, तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर हमारे पास लवण बनेगा जो कैसा होगा? उदासीन होगा। उदासीन लवण प्लस जल तो बनना ही है। ठीक है, अगली रिएक्शन में क्या करवाऊं? प्रबल अम्ल लिया, लेकिन इस बार मैंने क्षार दुर्बल लिया, तो प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से समझना। प्रबल अम्ल क्या होता है? जो H+ डोनेट करता है, और प्रबल है मतलब इसने बहुत ज्यादा H+ डोनेट की है। जबकि दुर्बल क्षार क्या देता है? OH- देता है। जबकि नाम क्या है? दुर्बल क्षार, यानी कि OH- कम देता है। तो जब इसको पानी में जैसे ही घोला जाएगा
ठीक है। तो OH माइनस तो क्या हो जाएंगे, कम संख्या में, जबकि H प्लस क्या हो जाएंगे, ज्यादा संख्या में। तो यहां पर जो लवण बनेगा वो H प्लस की अधिकता के कारण कैसा हो जाएगा, प्रबल अम्ल। क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल। तो मैं क्या लिखूंगा उधर, जो लवण बनेगा वो कैसा होगा, अम्लीय। कैसा होगा, अम्लीय लवण। ये तो मैंने बात बताई भाई, क्या होगा, कैसे होगा और क्या होगा उसको तुम देखते ही बता सकते हो कैसे। प्रबल अम्ल है तो लवण भी अम्लीय होगा। प्रबल कौन है, अम्ल, तो जो लवण बनेगा वो भी अम्लीय होगा। इसी प्रकार से जब प्रबल प्रबल हो गए, प्रबल दुर्बल हो गए, इसी प्रकार से अब मैं लेता हूं दुर्बल, दुर्बल अम्ल। इधर क्या ले लें, एक बार प्रबल क्षार ले लेते हैं। क्या बनेगा, अब प्रबल कौन है, क्षार, तो कैसा बनेगा लवण, क्षारीय लवण। क्यों होगा, प्लस H2 तो बनना ही है। क्यों होगा, OH माइनस आयनों की संख्या ज्यादा होगी, जबकि दुर्बल अम्ल है, H प्लस आयनों की सांद्रता कम होगी। इसी प्रकार से मैं ले सकता हूं दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। तो बेटा दोनों ही दुर्बल हैं, इसने भी कम H प्लस दिए हैं, इसने भी कम OH माइनस दिए हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, उदासीन, उदासीन लवण। प्लस यहां पर क्या बनेगा, H2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये हमारी जो अगली हेडिंग थी, अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया, यहां पर कंप्लीट होती है। अब देखो जो 10th RBSE थी उसमें इन सब के एग्जाम्पल्स भी थे, ठीक है, लेकिन हमारी बुक कौन सी है इस बार, NCERT है। तो हमें कहाँ फोकस करना है, NCERT पर। तो इसके अलावा कुछ भी दिया हुआ नहीं है, हालांकि ये भी दिया हुआ नहीं है, पर इसको याद जरूर कर लेना कि जब क्या हो, प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षार मिलाए तो उदासीन बनेगा। प्रबल अम्ल हो, दुर्बल क्षार हो तो प्रबल क्या, सॉरी, अम्लीय लवण बनेगा। इसी प्रकार से अगर दुर्बल, सॉरी कहाँ गया, ये प्रबल, हमने इस बार क्या ले लिया, मान लो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, तो क्या बनेगा, क्षारीय बनेगा। इसी प्रकार से दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल को मिलाया तो क्या बनेगा, उदासीन लवण। तो जो चीज हमने प्रबल ली है उसका असर कहाँ नजर आएगा, हमें लवण पर नजर आएगा। तो ये थी हमारी चौथी अभिक्रिया, अम्ल व क्षार की आपस में क्रिया। चलिए स्क्रीनशॉट ले, अगली रिएक्शन पर चलते हैं। पांचवी रिएक्शन लेता हूं मैं। पांचवी रिएक्शन क्या है, अम्लों की क्रिया धात्विक ऑक्साइड से। अम्लों की क्रिया धात्विक ऑक्साइड से, यानी कि अब अम्ल की क्रिया हमें, देखो क्षार की नहीं करानी, अभी क्षार की नहीं करानी। क्यों नहीं करानी वो बाद में बात बताऊंगा, लेकिन अभी हम किसका अध्ययन करेंगे, हम करेंगे अभी अम्लों की क्रिया किससे करवाएं, धात्विक ऑक्साइड से। अब देखिए धात्विक ऑक्साइड क्या है, सबसे पहले देखो मेटल का कोई ऑक्साइड कैसे बनता है। मान लो ये कोई धातु है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर दिया जाए या जला दिया जाए तो ऑक्साइड बनता है, जिसे कहते हैं हम धात्विक ऑक्साइड। क्या कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड। मतलब सिंपल सी बात है, धात्विक ऑक्साइड का मतलब धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, धातु की क्रिया किससे करवा दो, ऑक्सीजन से। जैसे कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, 2CuO, 2 कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो ये धातु का क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं यहां लेता अधातु और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जला देते या ऑक्सीजन से उसकी क्रिया करते तो क्या बनता, अधात्विक ऑक्साइड। क्या बनता, अधात्विक ऑक्साइड। तो हम क्या ले रहे हैं, अम्लों की क्रिया किससे करवा रहे हैं, धात्विक ऑक्साइड से। अम्लों की क्रिया धात्विक ऑक्साइड से। तो ये क्या ले लिया मैंने, अब एक धात्विक ऑक्साइड ले लिया। ये रिएक्शन लिखनी नहीं है, समझने के लिए कि धात्विक ऑक्साइड क्या है। धातु क्रिया ऑक्सीजन से करवा के जो चीज प्राप्त होगी धात्विक ऑक्साइड है। अब इस धात्विक ऑक्साइड की क्रिया मैं किससे करवा दूं, अम्ल से। किससे करवा दूं, अम्ल से। तो देखिए ये मैंने लिया धात्विक का या धातु का ऑक्साइड, प्लस मैंने क्रिया करवा दी HCl से। किससे, HCl अम्ल है। अब देखो क्या होता है, या फिर एक बार मैं हिंदी में लिख दूं, चलो लिख ही लो ऐसे ही। क्या होगा, H2O बनेगा एक, तो क्या बनेगा, H2O। अब जैसे ही H2O गया तो यहां पर तो हमें एक H नजर आ रहा है, तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, तभी तो H2 बनेगा। अब जैसे ही H2 और O गया, यहां पर हमारे साथ बचता है CuCl2, कॉपर क्लोराइड। ये क्या बचा, कॉपर क्लोराइड बचा है नहीं बेटा, ध्यान से सीखना चीजों को। यहां पर भी जल का निर्माण होता है। अभी मैं एक चार्ट बनाऊंगा, और अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स देखे हैं 10th के, जितने भी लेक्चर्स देखे हैं इस पार्ट के, वो मात्र और मात्र 5 मिनट के अंदर तुम्हें याद हो जाएंगे। इट्स माई चैलेंज, मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं कि 5 मिनट के अंदर तुम्हें सारा चार्ट, जो जितनी भी रिएक्शन सुनी है इस चैप्टर में हमने पढ़ी है या पढ़ चुके हैं, उन सबको मैं 5 मिनट में तुम्हें याद करा दूंगा। माई चैलेंज। पहले देखो, कॉपर ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है,
कॉपर ऑक्साइड है, इसकी क्रिया किससे करवाई? अम्ल से, क्या बना? कॉपर का क्लोराइड बन गया, CuCl2H2। जल तो बनना ही है। और भी रिएक्शंस करवा सकते हैं, जैसे धातु का ऑक्साइड ले सकते हैं हम यहाँ पर MgO ले सकते हैं, प्लस HCl से क्रिया करवा दो, क्या बनेगा? पहले जल निकाल दो सर, क्या निकाल दो? जल। अब जल यहाँ पर H2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा? MgCl2, क्या बैलेंस है? 2 2 2 2 खत्म, बैलेंस है। ये क्या है? ये मैग्नीशियम का क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये रिएक्शन बुक में नहीं है, एक ही दी गई है, पर बना सकते हैं अपन। समझ में आ गई होगी बात। तो कोई भी धातु का ऑक्साइड लो, धातु का ऑक्साइड मतलब धातु की क्रिया किससे करवानी है? ऑक्सीजन से। धातु का ऑक्साइड लिया, ऑक्साइड की क्रिया किससे करवा दो? अम्ल से, क्या बनेगा? उसका लवण बनेगा। ये भी क्या है? लवण है। ये दोनों क्या है? वास्तव में ये भी लवण है। तो मैं अब शॉर्ट में क्या कह सकता हूं कि ये लिया हमने धातु का ऑक्साइड, क्या लिया? धातु का ऑक्साइड, प्लस किससे क्रिया करवाई? अम्ल से, क्या बनेगा? लवण प्लस H2O। यू हैव टू बी नोट दिस, इसको नोट कर लेना। पहले ये लिखना, फिर ये रिएक्शंस लिखनी है। क्या? कि धातु का ऑक्साइड प्लस अम्ल, धातु के ऑक्साइड की क्रिया कैसे करवाई? अम्ल से, क्या बनेगा? लवण प्लस जल, लवण प्लस जल। चलिए अब एक और बात कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ये बेटा कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय। अब कैसे कहें कि ये क्षारीय हैं? तो ध्यान दो बेटा, ये क्या है? अम्ल। ये क्या है? अम्ल। और इसने बनाया है लवण। अभी पढ़ा है हमने कि अम्ल की क्रिया किससे करवाएं? जब लवण बनेगा। साल्ट कब बनेगा? जब अम्ल की क्रिया किससे करवाएं? क्षार से। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी, यानी कि अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू साल्ट, एसिड बेस साल्ट बनेगा कि नहीं? तो धातु का ऑक्साइड कैसा होगा? कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का। और अम्ल से क्रिया करेंगे तभी तो लवण बनेगा। ठीक है। अब अगर सोचो धातु के ऑक्साइड की क्रिया में क्षार से करवाऊं, यहां हेडिंग डाल दूं कि क्षारों की क्रिया धात्विक ऑक्साइड से, तो बेटा धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। और क्षार से क्रिया करवाने की क्रिया होगी क्या? नहीं होगी, क्षार तो क्षार ही रहेगा। समझ में आ गई ना बात? तो हेडिंग क्या चलेगी? हमेशा अम्लों की क्रिया धात्विक ऑक्साइड से। इसी प्रकार इसको नोट करने के बाद मैं अगली हेडिंग ले रहा हूं। अगली हेडिंग क्या है हमारी? छठी। अब लेंगे अपन क्षारों की क्रिया। अब लेंगे यहां पर धातु की जगह अधात्विक ऑक्साइड से। किससे? अधात्विक ऑक्साइड से। अब तुम्हें यहां से एक चीज नजर आ गई होगी, सर अगर इधर क्षार है तो ये अम्ल होगा। वास्तव में ये अम्ल होता है, यानी कि क्षारों की क्रिया अधात्विक ऑक्साइड से। अब अधात्विक ऑक्साइड मतलब अधातु की क्रिया किससे करवा दी? ऑक्सीजन से। जैसे कार्बन एक अधातु है, इसकी क्रिया मैंने किससे करवा दी? ऑक्सीजन से। क्या बन गया? CO2 बन गया। अब इस अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया किससे करवानी है? क्षार से। किससे करवानी है? क्षार से। तो क्षार ले लें अपन। क्या ले लें? इस अधातु के ऑक्साइड की क्रिया किससे करवा दें? क्षार से। किससे करवा दें? क्षार से। तो देखिए मैंने ले लिया यहाँ पर CO2 प्लस एक क्षार ले लिया, मैंने ले लिया COH2 ले लिया, मान लो CaOH2। कौन है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? सबसे पहले तो वही जल बनना है। क्या बनना है? जल। अब जल बना है, इसका मतलब H2 यहां से गया है और एक ही O गया है, और यहां से एक बच गया O, तो यहां पहुंचेगा। और इधर क्या है? Ca, और यहां पर क्या हो गया? CO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। नहीं आई बात समझ? देखो बेटा यहां पर क्या है? यहां सिस्टम क्या है? यहां पर कैल्शियम का एक परमाणु है, यहां पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहां पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु। क्योंकि कोष्टक के बाहर लगा हुआ है, मतलब इस 2 से ऑक्सीजन भी गुणा होगा और इस 2 से हाइड्रोजन भी गुणा होगा। तो यहाँ पर इतने परमाणु हैं। ऑक्सीजन के कितने? 2, लेकिन H2 में कितना जा सकता है? 1, तो 1 बच गया। ये H2 में गया और एक यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? CO3। ये कैल्शियम इसके साथ मिलेगा, क्या बन गया? CaCO3। आई होप दिस इज क्लियर। क्या बनेगा? ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिंपल है, यानी कि अच्छा ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का लवण है। ये भी एक प्रकार का क्या है? लवण। अब ये क्या था बेटा? ये धातु अधातु का ऑक्साइड है, और ये क्या था हमारे पास? क्षार। तो क्षार की क्रिया लवण बनाने के लिए किससे करवानी पड़ेगी? अम्ल से। किससे करवानी पड़ेगी? अम्ल से। यानी कि मैं क्या कहूंगा कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं?
अम्लीय प्रकृति के। कैसी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है 10th क्लास में। ए धातु के ऑक्साइड होते हैं, सिंपल याद कर लो, ए अनार वाला। क्या याद कर लो? ए अनार वाला। अनार वाले का मतलब क्या है? ए धातु। दूसरा अनार वाला का मतलब है ऑक्साइड, और तीसरे अनार वाले का मतलब है अम्लीय। तीसरा अनार वाला का मतलब है अम्लीय, यानी कि जो ए धातु हैं उसके जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय प्रकृति के होंगे। कैसे होंगे? ए धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होंगे। इसको पेज के ऊपर इसको नोट लिखना है, अनार वाला, ए अनार वाला। ए धातु के ऑक्साइड अम्लीय, सिंपल है। ए धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? अम्लीय। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होगा? क्षारीय। ठीक है, आपस में क्रिया पढ़ ली। ये हमने पढ़ लिए अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, यहां पर हमारे समाप्त होते हैं। लेकिन अब मैं एक चार्ट बनाने जा रहा हूं जिसके जरिए आपको 5 मिनट में अम्ल और क्षार के सभी से क्रिया याद हो जाएंगी ऑटोमेटिक। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले ली। चलो मैं बताता हूं 5 मिनट में कैसे याद होगा। चले, हालांकि मेरे ख्याल से इसको हटा देता हूं, भाई जगह की जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से सभी को अब तक याद हो चुके होंगे किस किस से हमने क्रिया करवाई। सब कुछ वही लिखना है हमें। देखिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूं अम्ल की अभिक्रियाएं। किसकी अभिक्रियाएं? अम्ल की अभिक्रियाएं। किस किस से हमने करवाई थी? अम्ल की अभिक्रिया हमने धातु से करवाई थी बेटा, करवाई थी। अभी हमने धातु के ऑक्साइड, या क्या कह दूं मैं, धात्विक ऑक्साइड, क्या कह दूं, धात्विक ऑक्साइड से करवाई है। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने इसकी क्रिया किससे करवाई है? इसकी क्रिया हमने धातु के कार्बोनेट से करवाई है। धातु के कार्बोनेट से करवाई है। दिखाई दे रहा होगा? बढ़िया, बिल्कुल। और यहां किससे करवाई है? धातु के बाइकार्बोनेट से। किससे करवाई है? धातु के बाइकार्बोनेट से। बहुत बढ़िया, इतना आ गया। इसी प्रकार जैसे मैंने यहां पर अम्ल लिया है, मैं यहां पर ले रहा हूं क्षार की अभिक्रियाएं। किसकी अभिक्रियाएं? क्षार की अभिक्रियाएं ले सकते हैं। यहां पर भी हमने किससे करवाई? तो देखिए, यहां पर भी हमने सबसे पहले करवाई धातु से। किससे करवाई बेटा? धातु से। यहां पर मैंने करवाई, अब देखो, अम्ल अधात्विक ऑक्साइड से करता है तो क्षार किससे करेगा? अधात्विक ऑक्साइड से। अधात्विक ऑक्साइड से। बस 5 मिनट का खेल है, सारी चीजें याद हो जाएंगी ऑटोमेटिक। धातु के कार्बोनेट से करवा दो। धातु के कार्बोनेट से। आज के बाद कभी भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, इसकी उससे करवाओ, इससे उससे करवाओ, क्या होगा, ये बनेगा, वो बनेगा, फलाना ठिकाना, जो भी बनेगा आज क्लियर कर लेना। ये चीज मैंने पिछले साल वालों को भी नहीं बताई थी, है ना। यहां पर क्या लेंगे हम? धातु के बाइकार्बोनेट से। धातु के बाइकार्बोनेट से। क्योंकि बेटा जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा ना, वैसे वैसे चीजें मजेदार होती चली जाएंगी। अब देखो, अब मैं लेता हूं, क्या हुआ था, धातु और अम्ल की जब हमने क्रिया करवाई थी तो बेटा देखिए, सबसे पहले तो लवण लिखे हो, लवण लिखा, यहां पर भी लवण बना था, यहां पर भी लवण बना था, ये ऊपर वाले के लिए है, और यहां पर भी लवण बना था। बहुत बढ़िया। अम्ल की क्रिया पढ़ रहे हैं हम धातु के साथ। तो सबसे पहले देखिए, धातु से अगर हमने अम्ल की क्रिया करवाई थी तो लवण बना था। धात्विक ऑक्साइड से भी लवण बना, कार्बोनेट से भी लवण बना, धातु के बाइकार्बोनेट से भी लवण बना। यहां पर क्या बनी थी? धातु से क्रिया कराने पर H2 गैस बनी थी, हाइड्रोजन गैस। धातु से H2 गैस। यहां पर कुछ नहीं करना, एक O बढ़ा दो, क्योंकि ऑक्साइड आ गया ना। क्या आ गया? धात्विक ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन लगा दो, यही होगा ना, याद कर लो। लवण प्लस H2, इधर ऑक्साइड आ गया तो O लगा दो साथ में। यानी कि जब भी अम्ल की क्रिया धातु के ऑक्साइड से होगी, क्या बनेगा? लवण प्लस जल। क्या बनेगा? लवण प्लस जल। अब देखो, लवण प्लस जल वहां भी कॉमन था, लवण प्लस जल यहां भी कॉमन कर दो, और लवण प्लस जल यहां भी कॉमन कर दो। बस यहां दोनों जगह क्या ले आओ? CO2। ये खत्म कहानी। और अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवाएंगे तो बेटा क्या होगा? उदासीनीकरण।
अभिक्रिया होगी, क्या बनेगा, लवण प्लस जल, यही बनता है। इन दोनों की क्रिया भी करा दी अपन ने आपस में, ये दोनों बीच के लिए है, यानी कि धातु के, अब सीधा याद करना, मैं ऐसे खड़ा हूं, यहां पर किससे करवानी है, धातु से क्रिया कराई, क्या बना, लवण प्लस H2, नीचे पहुंचे धातु का ऑक्साइड आया, लवण प्लस H2O, O क्यों, ऑक्साइड से, इधर पहुंचे नीचे की साइड, तो धातु की क्रिया किससे करवानी है हमें, धातु के कार्बोनेट से, लवण प्लस H2O, यहां से कॉमन पहुंचा, एक चीज और जोड़ दो CO2, और यही चीज कहां पहुंचा दो, ऊपर। तो ये चारों रिएक्शंस हमें याद हो जाती हैं। इसी प्रकार से अब यहां पर मैं धातु से क्रिया करवाता हूं, तो सेम चीज बनी थी हमारे पास, लवण प्लस H2 बनी थी कि नहीं, ऑफ कोर्स बनी थी। इसी प्रकार से अधात्विक ऑक्साइड से अभी हमने क्रिया पढ़ी, लवण प्लस H2O ऑक्साइड्स, और इन दोनों की क्रिया होती ही नहीं है, इन दोनों की क्रिया आपस में होती ही नहीं है। ठीक है, क्या सीखे कि क्षार की क्रिया किससे करवा, धातु से, क्या बनता है, लवण प्लस H2, धातु से क्रिया करवा दो क्षार की, क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, ऑक्साइड से जैसे ही करवाएंगे क्या बनेगा, लवण प्लस वो लगाना है H2, और क्षार की क्रिया धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं होती है, और अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवा दो, उदासीनीकरण क्रिया बनती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसे कहते हैं, और लवण प्लस और जल बनता है। तो ये सारी रिएक्शंस, ये 5 मिनट का खेल है, 5 मिनट का खेल है, जिसमें तुम सब समझ गए, सब याद हो गया ना, कि किसकी क्रिया से क्या बनेगा। सबसे पहले लवण, चारों में लिख दो भाई, धातु का ऑक्साइड, धातु का कार्बोनेट, धातु का बाइकार्बोनेट, चारों चीज लेंगे। इधर लवण प्लस H2, फिर लवण लवण लवण, H2 है तो H2 प्लस CO2, लवण तो ऑलरेडी चल रहा है, और इधर भी H2 प्लस CO2, यहाँ पर वही लवण प्लस H2, यहाँ पर भी वही लवण प्लस H2, और क्षार की क्रिया धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट से होती ही नहीं है। चलिए, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर था, बहुत मजा आया पढ़ाने में भी, और आपको भी जरूर आया होगा पढ़ने में भी। इसी के साथ लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ऐसे ही पढ़ाई करते रहे।